चलिए, गुड मॉर्निंग बेटा। शुरू किया जाए। आ, पर्वतों का निर्माण पढ़ रहे थे हम लोग शायद बेटा। देखिए, पर्वतों का निर्माण यही था ना बेटा। इस पे कुछ बात हुई थी, 2 मिनट रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आपसे बात हुई थी बेटा कि कुछ फोर्सेस काम करते हैं धरती पर। कोई ब्रीफ कर सकता है डिटेल में उनके नाम वगैरह? लास्ट लेक्चर में बात हुई थी शायद। एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल को निपटाइए। उसमें कौन कौन से थे बेटा? सूर्यताप था, हवा था, पानी था, हिमानियाँ थी। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस में अगर हम गए तो इसमें 2 भागों में उन्होंने बांटा। इंटरनल फोर्सेस को एक नाम देते हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्स भी कहते हैं, है ना बेटा। इसको 2 भागों में बांटा। एक उन लोग कहा स्लो फोर्सेस और एक को कहा सडन फोर्सेस। सडन फोर्सेस को निपटा लीजिए। इसमें 2 ही हैं, ज्वालामुखी और भूकंप। स्लो फोर्सेस में आप बंद बल में जाएं तो 2 प्रकार के बल हैं, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। हॉरिजेंटल को ओरिजेनिक फोर्स कहते हैं और वर्टिकल को ई पैरोजेनिक फोर्स कहते हैं। ओरोजेनिक माने ओरोज माने पहाड़ ही होता है ना बेटा। तो इसका मतलब हॉरिजेंटल फोर्सेस से पर्वतों का निर्माण होता है और वर्टिकल फोर्सेस से पठारों का, मैदानों का निर्माण होता है। वर्टिकल अपलिफ्ट बड़े लेवल पे होती है, पहाड़ बनने की संभावना नहीं होती। लेकिन जो हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है उससे कैसे पहाड़ बनते हैं उस पर चर्चा भी होगी। तो आपने लिखा था बेटा कि निर्माण के आधार पर पर्वतों को 4 भागों में बांटते हैं। वैसे चौथा निर्माण का प्रकार नहीं है, चौथा विनाश का प्रकार है ना बेटा। लेकिन कुल मिला के कितने भागों में बांटा बेटा? 4 भागों में। तो नाम गिना दीजिए। एक का नाम था फोल्डेड माउंटेन, एक का नाम था ब्लैक माउंटेन, एक का वैल्केनो माउंटेन और एक का रेजिडुअल माउंटेन, है ना बेटा। पहले की शुरुआत शायद करनी है। हेडिंग बनाइए, वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वलित पर्वत। कुछ मोटी मोटी बातें समझिए। और दूसरा ये कि तथ्यात्मक ही ज्यादा पढ़ना है बेटा, माने पर्वतों के नाम, उनकी सिचुएशन, यही थोड़ा फोकस करना है। लेकिन थोड़ा सा बात करेंगे कि वलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, ये कैसे बनते होंगे। तो वलित शब्द वलय से बना है। वलय माने कुछ घुमाव, कुछ टेढ़ा मेढ़ा होना, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वलित। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आज की डेट में इस धरती पर जितने बड़े बड़े पर्वत हैं वो सब वलित पर्वत हैं। आज की डेट में जो बिग माउंटेन्स हैं धरातल पे, वो सब के सब क्या है बेटा? वलित पर्वत है। और दूसरा कि जितने वलित पर्वत हैं, जितने, सब के सब सागरों से पैदा हुए हैं, समुद्रों से उत्पत्ति हुई है उनकी, है ना बेटा। एक थ्योरी है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, जिसमें पैंजिया थ्योरी भी आप कहते हैं। तो इसमें ये माना गया था कि ये सारा कुछ एक जगह था और धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ, कोई किधर गया कोई किधर गया। अब चूंकि जिधर मूवमेंट हुआ उसके किनारे को पर्वतों का निर्माण हुआ, है ना बेटा। तो थोड़ा सा 2 लाइन शुरुआत करते हैं। एक शब्द से आप परिचित हो चुके थे, कुछ भूल उड़ रहे हैं तो याद कर लीजिएगा। जियोसिंक्लाइन, भूसन्नति। याद आ रहा है क्या था? अमूमन छिछले सागर है, समुद्र है, ढाल वाले स्थान है, जहां अपरदनकारी शक्तियां अपरदित पदार्थों को ले आके इकट्ठा करती रहती है। क्लियर है बेटा। और इसमें फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि निर्माण तो इससे परतदार चट्टानों का होता है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर टेक्टोनिक प्लेट की वजह से कोई हलचल हुई, मैंने बोला था कि जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं क्या बेटा? कंप्रेशन,
संपीडन, और एक को क्या कहते हैं, टेंशन। चाहे एक तरफ संपीडन होगा तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ टेंशन होगा। और भाई प्लेट एक और खिसकेगी तो एक प्लेट की अगर जाएगी तो वहां तो संपीडन होगा, लेकिन डेफिनेटली दूसरी प्लेट की ओर से तो टेंशन हो रहा है ना बेटा। दोनों ही दशा में क्या निर्माण होता है, पर्वतों का। तो थोड़ा शुरुआत करें बेटा, वलित पर्वत। देखें, सामान्यतः वलित पर्वतों का निर्माण सामान्यतः वलित पर्वतों का निर्माण भूसन्नतियों में होता है। सामान्यतः वलित पर्वतों का निर्माण भूसन्नतियों में होता है। यद्यपि इनका निर्माण मंद बल के कारण होता है, फ्लो फोर्सेस के कारण होता है। अतः इनके निर्माण में एक लंबे समय अंतराल की आवश्यकता होती है। एक लंबे समय अंतराल की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा, माने इसमें टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, ऐसे समझो जैसे मिट्टी में हम हल चलाते हैं या मिट्टी में लेवल करने के लिए लेवलर चलाते हैं, तो कहाँ मिट्टी इकट्ठा होती है, आगे की ओर। तो डेफिनेटली मिट्टी आगे की ओर ही इकट्ठा होगी। तो ये बनता कैसे है बेटा, वो अलग अलग जगहों पे बना है, लेकिन ये बनता कैसे, थोड़ा सा डिजाइन से देखने की कोशिश करें। जैसे दो प्लेटों के बीच में कोई प्लेट है सपोज करो, और फिर एक प्लेट है, और ये प्लेटें ऐसा नहीं कि कोई प्लेट मान लो थोड़ी नीचे है, कुछ इस तरह से है, तो जाहिर सी बात है यहां तो बनेगा समुद्र। अरे पानी कहाँ इकट्ठा होगा भाई, ढाल वाले इलाके में इकट्ठा होगा। तो अब यहां तो मान लीजिए बन गया सागर। लग रहा है बड़ा छोटा बना है ना? नहीं नहीं, छोटा दिखा रहे हैं, छोटा नहीं बना। अब स्थलों से जितने अपरदित पदार्थ होंगे वो सब यहाँ आएंगे, वो ले आने वाले चाहे जो भी हों, है ना बेटा। ये प्रक्रिया कोई एक दिन की नहीं है बेटा, ये करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया है, चलती रहेगी। नदियां हैं, हवाएं हैं, फलाना है, ढिमाका है, ये सारे अवक्षेप जा जाके कहाँ बैठेंगे, सागरों में। अब सागरों में जाहिर सी बात है निर्माण किसका होगा बेटा, अवसादी चट्टानों का निर्माण होगा, क्योंकि प्रक्रिया बड़ी लंबी होगी। धीरे 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 अवक्षेप सागरों में जाके जमा होते जाएंगे। क्लियर है? किन्हीं कारणों से अगर इन प्लेटों में मूवमेंट हुआ, आप कहेंगे मूवमेंट नहीं होगा तो नहीं बनेगा, मूवमेंट होगा तो बनेगा। जहां जहां मूवमेंट हुआ है वहीं वहीं बना, हर जगह कहाँ बना है। तो इसमें क्या होगा बेटा, एक मूवमेंट मान लो हुआ, अवक्षेप भरे हुए हैं, अब जाहिर सी बात है कंप्रेशन हो रहा है। अगर ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर सरकी तो डेफिनेटली दो कंडीशन हो सकती है, ये अवक्षेप या तो नीचे चले जाएं या तो ऊपर चले जाएं। नीचे इनको सपोर्ट है तो नीचे से ये जाएंगे नहीं। तो इसमें धीरे 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 एक लंबी प्रक्रिया है बेटा, इसमें वलय आते हैं, दबेंगे तो उनका सरफेस एरिया आप कम कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है फोल्ड नहीं आएगा तो सरफेस एरिया कम कैसे होगा, है ना बेटा। अब ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है, चलती चलते 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 ये वलय अब ऊंचे हो जाते हैं। लंबी प्रक्रिया है। जैसे कभी आपने अगर भारत का भूगोल पढ़ा हो तो हिमालय के निर्माण में लगभग 7 करोड़ साल लगे, और ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है, गोइंग ऑन है, रुकी थोड़ा ही है। हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। हिमालय धीरे धीरे ऊंचा उठ रहा है। आप कहेंगे हम तो जब से पढ़ रहे हैं सर 8,848 मीटर ही पढ़ रहे हैं, कुछ बड़ा हुआ तो नहीं दिखा। नहीं, कितनी उम्र है आपकी, और आपकी उम्र में हिमालय में ऐसी कोई वृद्धि नहीं होगी।
ये वृद्धि लाखों करोड़ों वर्षों में होती है धीरे धीरे, लेकिन हो ही रही है। अभी हम लोगों की प्लेट उत्तर की ओर सरक रही है, जो भारत की प्लेट है वो उत्तर की ओर शिफ्ट कर रही है, तो डेफिनेटली प्रेशर आ रहा है, हिमालय धीरे धीरे अभी ऊपर ही उठ रहा है। अरे इसीलिए तो कहते हैं कि हिमालय भारत की नहीं दुनिया के सबसे नए पर्वतों में से एक है। अब जरा कल्पना करिए कि 7 करोड़ साल में जिसका निर्माण हुआ वो नया है, तो पुराने वालों की क्या हालत होगी। तो बलित पर्वतों के निर्माण में बड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है, परंतु ये निर्माण हो। ठीक है, एक डायग्राम भी बना लो आप, लगे हाथ, और फिर थोड़ा सा लिखते हैं। तो निर्माण कहाँ हो रहा है बेटा, यही इसी जगह पे निर्माण हो रहा है किसका, फोल्डेड माउंटेन। और इस इलाके को हम लोग क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में, जियोसिंक्लाइन, ढाल वाले इलाके। डायग्राम बनाओ अच्छा सा बेटा, फिर आगे बढ़ा जाए। ये जरूरी नहीं कि जितना छोटा छोटा हम बनाए उतना ही छोटा छोटा बनाइए, आप बड़ा बड़ा भी बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं। हो गया बेटा, लिखना शुरू करिए। वलित पर्वतों का निर्माण, वलित पर्वतों का निर्माण भूसन्नतियों से होता है, जियोसिंक्लाइन से होता है। कहां से बेटा, भूसन्नतियों से होता है। लेकिन एक लंबी प्रक्रिया के उपरांत भूसन्नतियों में भूसन्नतियों में अवसाद जमा होते जाते हैं। एक लंबी प्रक्रिया में भूसन्नतियों में क्या बेटा, अवसाद जमा होते जाते हैं। ठीक है, अपर्दित पदार्थ एक लंबी प्रक्रिया के दौरान, एक लंबी प्रक्रिया के दौरान इकट्ठा होते रहते हैं। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप भूसन्नतियों में अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अब कुछ चीजों को बेटा इंसिम्पल करिए, जोड़िए तो समझ में आएगा। अवसादी चट्टानों का निर्माण होता रहता, थोड़ा रुकिए बेटा। अच्छा, एक बात तो समझ में आ ही रही है कि दुनिया के जितने बलित पर्वत होंगे, अगर पूछा जाए कि उनकी अधिकांश चट्टानें किस प्रकार की हैं, तो बताना अलग से नहीं, आप समझ रहे हैं कि जितने बलित पर्वत होंगे उनकी सारी की सारी जो चट्टानें होंगी, मोस्ट ऑफ दी, वो क्या होंगे बेटा, वलित पर्वत, सॉरी, ये अवसादी चट्टानें होंगी। जो बेस होता है उनका आधार जो होता है, जिसपे पहाड़ खड़े होते हैं, वो बेस तो पहले का रहा होगा। अब जैसे ये बेस है ना बेटा, ये बेस तो पहले का होगा। ये बेस अमूमन आग्नेय चट्टानों का होगा, क्योंकि भूपरत बनी है ना बेटा, तो वो तो आग्नेय चट्टानों से बनी होगी। लेकिन ऊपर जो अवक्षेप जमा हुए हैं ये अवसादी चट्टान, इसलिए अवसादी चट्टानें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। एक चीज और कि जितने वलित पर्वत हैं उस पे कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं ऊंचाइयों पे जो सागरों में बनती है, वो संरचना स्थल पे बन ही नहीं सकती।
जिसको एक कहते हैं हम लोग जलोढ़ पंख, एक डिजाइन होती है जिसको ज्योग्राफी में कहते हैं, वो पानी के अंदर बनता है। अब हिमालय की ऊंचाइयों पे वो संरचना कैसे दिख रही है? एक बात तो तय है कि वो बनी तो पानी में ही होंगी, क्योंकि जो संरचना पानी में बनती है वो स्थल पे नहीं बन सकती। वो अगर ऊंचाई पे दिख रही है, इसका मतलब है हिमालय ही अपलिफ्ट किया होगा। अरे भाई, द्वारिका का नाम सुना है? द्वारिका, हाँ नहीं, पूछ नहीं रहे कहाँ है। द्वारिका का नाम सुने हो? काहे सुने कि? कृष्ण तो सुन रहे हैं, आगे नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, कृष्ण लीला देखे हैं तो क्या समझे, द्वारिका क्या है? वो तो बता रहे हमारे मित्र गुजरात में है। अरे द्वारिका के वो राजा थे, द्वारिका एक जगह का नाम है बेटा। द्वारिकाधीश कहा जाता था कृष्ण भगवान, तो द्वारिका उन्होंने बसाया। अब इधर बचपन तो बीता, इधर मथुरा उथुरा और इस पूरे इलाके में, लेकिन किन्हीं कारणों से गुजरात चले गए, वहां जाके उन्होंने अपना एक राज्य स्थापित किया और नाम रखा उसका द्वारिका। आज की डेट में द्वारिका कहाँ है पता है? द्वारिका घूमने उमने जाने की इरादा है? नहीं नहीं, तो घूम तो नहीं पाएंगे, अभी घुसने जाएंगे, फिर गोताखोरी वाला लिबास पहनना होगा, सागर के अंदर है। एक बात तो तय है कि कृष्ण भगवान सागर में तो जाके अपनी राजधानी बनाए नहीं होंगे। और कृष्ण भगवान जहां तक मेरी जानकारी है मनुष्य के रूप में थे, कोई एम्फीबियस तो थे नहीं कि कुछ दिन पानी में कुछ दिन स्थल पे, जैसे मेढक होते हैं वैसे तो थे नहीं, मनुष्य थे। तो द्वारिका पानी में चली गई। खंभात की खाड़ी में अभी वो उसके अवशेष मिलते हैं, जो ड्राइवर्स हैं वो जाके उसके साक्ष्य ढूंढते हैं, वो उपलब्ध हैं। उस राज्य की बाउंड्री मिली है, उसके महल वहल के सारी डिजाइन मिली है। तो एक चीज समझ में आ रहा है बेटा, धरातल की कोई भी संरचना अस्थाई नहीं है। हम मनुष्यों के जीवन काल के लिए अस्थाई हो सकती है सापेक्षिक रूप से, लेकिन एक लंबी अवधि में कोई भी संरचना अस्थाई नहीं होती। वो कभी सागर में जाती है, कभी सागर के ऊपर आती है, और सागर के ऊपर नहीं आती तो हिमालय कैसे बनता? वो तो समुद्र था ना बेटा। भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं टेथिस सागर था, एक छिछला सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर, उसी से पैदा हुआ ना हिमालय बेटा। हर जगह आप अगर गौर से देखो मैप में, तो जहां जहां ब्राउनिश कलर आपको दिख रहा है, वो या तो सागर के किनारे की ओर दिख रहा है, या इधर देखो बीच में दिख रहा है जो हिमालय का इलाका है, वो सब समुद्र था। अभी उसका टूटा फूटा इलाका इधर उधर आपको दिख रहा है, कहीं भूमध्य सागर के रूप में, कहीं डिमाका के रूप में, सब दिख रहा है। लेकिन पहले वो एक ऐसी सागर हुआ करता था। तो क्या था? जियोसिंक्लाइन था, जिसमें अवक्षेप आके जमा होते गए, और जब प्लेटों में मूवमेंट हुआ तो देखते देखते संरचनाओं का निर्माण हुआ। क्लियर है? लेकिन इतना हमेशा ध्यान रखना कि संरचनाएं हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, भौगोलिक संरचनाएं, लेकिन ये लंबी कालावधि में होती है, कोई बहुत छोटे टर्म में नहीं होती। कहा जाता है कि जो हम लोगों का प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया है, ये एक बार सागर के ऊपर आया तो फिर कभी सागर में गया नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है हम लोगों का, ये भारत का तो सबसे प्राचीन भाग है ही है, विश्व के सबसे प्राचीन भागों में, स्थल भागों में से एक है। यानी धरती पे पहली बार जब स्थलों का निर्माण हुआ था, तब इसका निर्माण हुआ, तब से लेके आज तक ऊपर है ये। फिर वो कभी सागर में गया ही नहीं। और आप जहाँ बैठे हो साहब, यहाँ तो ठीक ठाक समुद्र हुआ करता था। ये तो थैंक्स बोलिए गंगा को, ब्रह्मपुत्रा को, और सिंधु नदी को, जिन्होंने इन मैदानों को पाटा, मिट्टी ला ला के इसको धीरे 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 पाटा, हम लोग के रहने लायक बनाया, जिसको लोग भूगोल में उत्तर का मैदान कहते हैं। ये सब निर्माण नदियों ने किया बेटा, सागर के बच्चे। कभी आपने ये महसूस किया कि राजस्थान में एक झील है सांबर? नाम सुना है ना आपको? परिचय की मोहताज नहीं है। खारे पानी की झील है। वहां खारे पानी की झील कैसे हो सकती है? सीधी सी बात है कि अगर वो खारे पानी की झील है, तो झील अगर स्थलों पर निर्मित होती है, खारे पानी की तो हो ही नहीं सकती।
वो हमेशा मीठे पानी की होगी। खारे पानी की झीलें तो लैगून झील होती हैं, और सांभर और समुद्र से कहीं दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तो उसकी झील सुना है खारे जल की झील है, नमक वमक बहुत बनाया जाता है, तो खारा कैसे हो गया? वो टैथिस सागर का अभी भी बचा हुआ अवशेष है भारत में। टैथिस सागर अभी भी अ, जिंदा है, पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया। तो सांभर झील के फॉर्मेट में कहीं कहीं थोड़े बड़े साइज में बच गया, कहीं बहुत छोटे साइज में बच गया। अभी इतने छोटे साइज में बचा कि आज की डेट में उसको झील कह देते हैं, जो कि समुद्र का हिस्सा था। दैट्स वाई आज भी खारापन उसके अंदर विद्यमान है ना बेटा? पढ़ेंगे सब कुछ, समझेंगे धीरे धीरे। अब जो मुख्य कार्य है हम लोगों का बेटा वो ये कि दुनिया के जितने वलित पर्वत हैं उस पर थोड़ा एक नज़र डाली जाए। तो वलित पर्वतों के नाम और उनकी लोकेशन, यही बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसी पे फोकस ज़्यादा करना है। हाँ, एक छोटी सी हेडिंग बनाइए, विश्व के प्रसिद्ध वलित पर्वत। ठीक है बेटा? तो अब ये बेटा एकदम से तथ्यात्मक है, फैक्चुअल है, इसमें हम भी कुछ कर नहीं सकते। मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि आपको बता सकता हूँ। बस एक बात मैंने पहले क्लियर कर दिया कि अगर उनका निर्माण हुआ है तो सागरों से हुआ है। अब वहाँ सागर कौन था नहीं था सबको डिटेल में बताना शायद संभव नहीं है, लेकिन भारत वाला तो समझ में आएगा ही। तो पहले शुरुआत करें बेटा एशिया से, एक एक महाद्वीप में चल के देखेंगे। एशिया, ठीक है बेटा? हेडिंग बना लें एक तरह से, और पर्वतों का नाम और उनकी लोकेशन। एशिया में आए और हिमालय से शुरुआत ना करें तो हिमालय की बेइज्जती होनी है, तो हिमालय ही लिखें। हिमालय कहाँ है भैया? अरे कोई देश वेश है हिमालय जहाँ है? अच्छा, हिमालय नेपाल में है। अरे 2500 किलोमीटर की लंबाई हमारे देश में है हिमालय की। हाँ, अरे नेपाल में कहा है, चीन में नहीं है? और चीन में ही कहा है, तिब्बत में नहीं है, भूटान में नहीं है, तो है ही है। लेकिन फिर भी उसको प्रतिनिधित्व करता है कौन? भारत, क्योंकि लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई अकेले भारत में है इसकी। तो हिमालय का मतलब भारत है। अब हिमालय पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हिमालय क्या है, लेकिन मोटा मोटा हम लोग उसको भारत लिख सकते हैं, है ना बेटा? देखिए भारत, हिमालय अभी मैप में बाद में देखना बेटा, अभी भारत माने हिमालय, हिमालय माने भारत, है ना? और काहे म्यांमार नहीं है, वर्मा नहीं है, तो है ही है सब। कई देशों की सीमाएं इसको छू रही हैं, लेकिन ज्यादा इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है बेटा? भारत। अरे मैं बोलता रहा हूँ बेटा, 2500 किलोमीटर की लंबाई अकेले भारत में है हिमालय की, है ना? आगे किरथर, किरथर बोर्ड पे लिखना पड़ेगा कि लिख लेंगे? कबूतर वाला का किरथर, सुलेमान, कामा करके लिखिएगा दोनों, किरथर और क्या बेटा? सुलेमान, ये दोनों हैं पाकिस्तान। उदाहरण किसके हैं बेटा? वलित पर्वत, ये ध्यान रखिएगा, वलित पर्वत को उदाहरण लिख रहे हैं, ठीक है? हिंदकुश, कहाँ है? अफगानिस्तान, देश का नाम लिखना है, अफगानिस्तान। फिर आइए अराकान योमा, अराकान योमा कहाँ है बेटा? म्यांमार में है, वर्मा में। ठीक है? अब चलिए यूरोप में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है लेकिन यूरोप में चलिए।
हाँ, मैप में सब सर्च करना है बेटा, ठीक है, घर पे जाके मैप में सब ढूंढ लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, भला ही इसी में है। यूरोप में शुरुआत किया जाए बेटा, देखें, आल्प्स, आल्प्स पर्वत, किस प्रकार का पर्वत है आल्प्स? सब बलित ही लिख रहे हो, तो बार बार ये पूछना ना पड़े किस प्रकार का पर्वत है, लेकिन बीच बीच में याद दिलाते रहेंगे। आल्प्स कहाँ है बेटा? इसका सर्वाधिक विस्तार है स्विट्जरलैंड में। फिर बाल्कन, बाल्कन एरिया भी है, बाल्कन पर्वत भी है, तो बाल्कन पर्वत लिखिए। बुल्गारिया, युगोस्लाविया, बुल्गारिया और क्या बेटा? युगोस्लाविया। अगला कॉकेसस, अगला क्या है बेटा? कॉकेसस, लिखें। अच्छा, अभी रशिया से अलग हुए दो देश में बड़ी जबरदस्त भिड़ंत हुई थी, अभी फिर से गुगाहट हो रही है, तो हरदम झगड़ा कर लेते हैं। अभी तो यूक्रेन वाली लड़ाई चल रही है ना, यूक्रेन के पहले रशिया से अलग हुए दो देश आपस में भिड़े हुए थे, नाम बताएंगे? अरे अर्मेनिया अजरबैजान, भैया काहे भूल रहे हैं आप? भयानक लड़ाई हुई थी, भूल ही गए। अर्मेनिया और अजरबैजान ये रशिया से ही तो अलग हुए थे, बोल नहीं रहे हैं। इसमें कुछ का सहयोग कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ का सहयोग कुछ लोग कर रहे हैं। जैसे अजरबैजान को सहयोग टर्की कर रहा है, अर्मेनिया की मदद रशिया भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। अभी अर्मेनिया को हमने अपना ढेर सारा डिफेंस सिस्टम दिया है भैया, तो जो भी खरीदे हम बेचने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने अपना एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम दिया है, आजकल इसकी बड़ी जरूरत है इस क्षेत्र में, देख ही रहे हैं, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका हमने दिया है। अपनी तोप भी दिया है, जो इंडिजीनियस नौ की निर्मित तोप है, धनुष। अब जो खरीदे हम बेच रहे हैं। अभी हमारे राष्ट्रपति, अरे सॉरी, राष्ट्रपति में कह रहा, हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के बाद कहाँ गए थे? नाम लिखा। अरे भाई अभी तो यूएस की यात्रा पे थे ना, बोल नहीं रहे। और फिर बाद में कहीं और चले गए। मिस्र का नाम सुने हैं? मिस्र की यात्रा पे थे, कोई डिफेंस डील हुई है मिस्र के साथ? कोई रक्षा का समझौता हुआ? अरे प्रधानमंत्री गए हैं ना बेटा, तो प्रधानमंत्री ऐसे साहब सलाम करने चाय वाय पीने नहीं जाते। कोई मामला गंभीर होता है तभी प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं, राष्ट्राध्यक्ष, है ना? नहीं, राष्ट्राध्यक्ष तो राष्ट्रपति है, लेकिन व्यवहारिक कार्यपालिका तो प्रधानमंत्री के अधीन है, तो प्रधानमंत्री विजिट किए। हमने उनसे डिफेंस डील किया है ब्रह्मास्त्र मिसाइल की, बड़ी डिमांडिंग मिसाइल हो गई है, दुनिया के ढेर सारे देशों की डिमांड है। और मिस्र की पाकिस्तान के साथ नहीं पड़ती है, और मिस्र की तुर्की के साथ नहीं पड़ती है, दोनों के साथ बड़ा उसका खराब रिश्ता है, उसको गेटवे ऑफ यूरोप कहा जाता है। उसको हमने मिसाइल सिस्टम, बातचीत चल रही है, डील होता है ना बेटा, आर्म्स की डीलिंग होती है, बातचीत शुरू होती है, फिर फाइनलाइज होता है, फिर रेट वेट तय होता है फिर। लेकिन संभावना पूरी है कि हम उसको ब्रह्मास्त्र देंगे। और हमने एक ही तीर से दो शिकार कर लिया, टर्की को भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, और पाकिस्तान तो खैर जो है सो वही है। और ब्रह्मास्त्र मिसाइल बहुत ठीक ठाक मिसाइल है, रोक नहीं पाता कोई, कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसको रोकने वोकने में सक्षम है नहीं। तो जाहिर सी बात है, तिलमिलाया हुआ है टर्की, और टर्की हमेशा हमको घेरता है, भारत को, हर मैटर पे वो भारत का अपोज करता है। जम्मू कश्मीर के मैटर पे, जबकि भूकंप में सबसे पहले हम लोगों ने मदद किया। लेकिन अब सबकी, हर देश की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी होती है, विदेश नीति होती है, वो उसके अकॉर्डिंग करता है।
तो जाहिर सी बात है बेटा कि आर्मेनिया और अजरबैजान ये दो देश है ना। कभी न्यूज भी देख लिया करो, न्यूज देखा करोगे तो बहुत सी चीजें जाने अनजाने आपको पता चलेंगी। तो पूछा गया था किस पहाड़ियों पे युद्ध हो रहा है ज्यादा, तो वो कॉकेसस की पहाड़ियां हैं। ये कॉकेसस जो आप लिख रहे हो, इसका सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान में। लिख लो जॉर्जिया, अभी घर पे जाके देखना बेटा, इतना आसानी से नहीं ढूंढ पाओगे। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। अच्छा एक चीज बताएंगे आप कि जॉर्जिया और आर्मेनिया को लेके एक लड़ाई जो हो रही है वो किसी खास इलाके को लेके हो रही है। वो जैसे जम्मू कश्मीर है ना, हमारे और पाकिस्तान के बीच में सरदर्द बना हुआ है, वैसे ही आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक इलाका सरदर्द बना हुआ है। नागोर्नो काराबाख एक इलाका है, इस पे दोनों दावा करते हैं। कभी एक कब्जा करता है, कभी दूसरा उस पर आक्रमण करता है, यही सब चल रहा है। इतना एक इंपॉर्टेंट इलाका कल को पूछेगा, नागोर्नो काराबाख इन दो देशों के बीच में विवाद का कारण बना होगा, बताना तो पड़ेगा ना। सिविल की तैयारी कर रहे हैं आप, नजर बना के रखिए बेटा, छोटी छोटी चीजें। बहरहाल लिख लिया बेटा, आगे लिखें। ए पे 9, ए पे 9, किस प्रकार का पर्वत है बेटा? कहाँ है? इटली में। वेरी गुड। आगे बेटा, पिरेनीज, पिरेनीज कहाँ है? स्पेन में है। आगे लिखो, सियरा नेवादा, सियरा नेवादा कहाँ है बेटा? कहाँ कनाडा में पहुंच गए? अब ध्यान से सुनो बेटा, सियरा नेवादा दो है, मैंने ज्योग्राफी में सियरा नेवादा नाम से दो पर्वत है। एक सियरा नेवादा स्पेन में है, ठीक है, तो जो स्पेन में है वो वलित पर्वत है, और एक सियरा नेवादा यूएसए में है। कहाँ है बेटा? यूएसए में है, और ये भ्रंश पर्वत है। और इसकी खासियत ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा वलित पर्वत, अरे सॉरी भ्रंश पर्वत, ब्लैक माउंटेन। तो अभी हम लोगों का लेना देना किससे है? वलित पर्वत से है ना। तो अभी जो अगर सियरा नेवादा आ गया तो सियरा नेवादा दोनों जगह है, स्पेन में भी है, यूएसए में भी है। स्पेन वाला वलित पर्वत है और यूएसए वाला ब्लैक माउंटेन। तो अभी हम लोगों का वलित पर्वत से लेना देना है। तो सियरा नेवादा कहाँ लिखेंगे बेटा? स्पेन। क्लियर है? आगे बढ़िए। ऑस्ट्रेलिया, कोई है वलित पर्वत ऑस्ट्रेलिया में? लिखें, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। हो गया बेटा? हाँ, लेकिन इसकी एक खासियत है, वो भी लिख लो, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये लिखा हुआ है हिंदी में बृहद डिवाइडिंग पर्वत। तो किधर है? लोकेशन भी समझ में आ रहा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। जानते हो क्यों बना? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब इस पूरे भूभाग से जुड़ा था तो इधर की ओर शिफ्ट किया। अब उन्हीं को देख के अंदाजा लगता है कि जिधर पर्वत बना है उसी ओर शिफ्ट हुआ है। इधर पर्वत बना, इधर शिफ्ट किया, इधर पर्वत बना, इधर शिफ्ट किया, इधर शिफ्ट किया, इधर शिफ्ट किया, तो उसी हिसाब से ना पर्वत बने हैं बेटा। तो ग्रेट डिवाइडिंग में चूंकि बहुत प्राचीन बेटा वलित पर्वत है, इसलिए अब इसको लेके थोड़ा विवाद होने लगा है। विवाद ये होने लगा है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये
अवशिष्ट पर्वत अब हो गया। अब ये धीरे धीरे अवशिष्ट पर्वत की ओर बढ़ रहा है ना। एक कमेंट नीचे जरूर लिख लो, यह पुराना वलित पर्वत है, जो अब अवशिष्ट पर्वत की ओर बढ़ रहा है। मैंने बोला था ना कि अवशिष्ट पर्वत निर्माण का कोई प्रकार नहीं है बेटा, बोले ये विनाश का प्रकार है। चलिए अब वहां से बगल में ही पड़ोस में अफ्रीका, अफ्रीका अफ्रीका में ड्रैकेंसबर्ग, जहां मैंने उंगली रखा वहां मैप में देखिएगा, मिल जाएगा। ड्रैकेंसबर्ग अफ्रीका का ये पर्वत है ना बेटा। कैसा है? जाहिर सी बात है, वलित पर्वत पड़ रहे हैं तो उसमें बहुत सोचना नहीं है। लेकिन अफ्रीका में भी कहाँ है? नहीं, देश कोई होगा, दक्षिण अफ्रीका है, इस इलाके में दक्षिण अफ्रीका ही है। हो गया बेटा। आगे एटलस, जिसके नाम पे मैप ही बन गए, एटलस कहाँ है बेटा? है तो अफ्रीका में ही, लेकिन मोरक्को में है। ठीक है। अब चलिए उसके बगल में दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका में एक ही बादशाह है, बाकी का नाम लेने की जरूरत नहीं, एंडीज। लंबाई लगभग कितनी है? हिमालय से 3 गुना लंबा है, लगभग 7,000 किलोमीटर की लंबाई एंडीज की। और इसकी खासियत यह है कि विश्व का सबसे लंबा वलित पर्वत है। देख लें, दक्षिण अमेरिका। अब देश इसलिए नहीं बनाया जा सकता कि सब देश इस पे लगे हुए हैं, है ना बेटा। दक्षिण अमेरिका लिखें। इसके पश्चिमी तट पे उत्तर से दक्षिण की ओर, इसके पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 7,000 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार है। लगभग कितना बेटा? 7,000 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार है। यह विश्व का सबसे लंबा वलित पर्वत है। यह विश्व का सबसे लंबा क्या है बेटा? वलित पर्वत। क्लियर है? अब आ जाइए उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के भी पश्चिमी तटों पे है बेटा, और एक वहां भी बादशाह है, एक छत्र राज्य है उसका, और नाम है रॉकी पर्वतमाला। रॉकी, कमेंट लिख लीजिए, पश्चिमी तटों पे उत्तर से दक्षिण की ओर। हो गया बेटा। अब कोशिश ये रहे कि नाम ज्यादा से ज्यादा याद हो, और याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। लोकेशन मैंने सबकी बता ही दिया है। मैप खोलिएगा, पीछे वाले पेज पे चले जाइएगा, अगर न मिले तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको मिलेगा, और मार्कर लेके मार्क कर लीजिएगा। आपके मैप में एक तरफ राजनीतिक होगा, एक तरफ प्राकृतिक होगा, तो ढूंढिएगा प्राकृतिक की ओर और मिलान करिएगा राजनीतिक से। अक्षांश देशांतर को देखिए कि उसका किन किन देशों में विस्तार दिख रहा है। थोड़ा होमवर्क होता है। आगे हेडिंग बनाइए, भ्रंश पर्वत, ब्लैक माउंटेन। ठीक है, थोड़ा सा समझना है बेटा, क्योंकि इसमें दो चीजें पढ़ेंगे हम। एक तो वैली का भी निर्माण होता है,
घाटियों का निर्माण होता है और पर्वतों का निर्माण होता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संबद्ध हैं। तो एक को हम लोग बोलते हैं रिफ्ट वैली और एक को कहते हैं रैम्प वैली। तो रिफ्ट और रैम्प वैली के साथ पर्वतों का बड़ा सीधा रिश्ता है, कम से कम भ्रंश पर्वत का। तो भ्रंश पर्वत बनते कैसे हैं बेटा, वो जरा देखें। कभी कभी होता यह है बेटा कि जैसे पैरेलल ये 3 स्थल भाग हैं, प्लेटें हैं, बीच की प्लेट नीचे की ओर शिफ्ट हो गई, बोल नहीं रहे, तो ये तो स्थिर हो गया, बोले ये भी स्थिर हो गया, मानिए अपने स्थान को नहीं बदला, लेकिन बीच वाला जो है वो डाउनवर्ड हो गया। बीच की प्लेट कहाँ चली गई बेटा, नीचे की ओर चलेगी। तो अब इसकी डिजाइन कुछ ऐसे हो जाएगी। ये क्या हो गया बेटा, स्थिर, और ये क्या हो गया, स्थिर। इसे मिलान करिए, और ये कहाँ चला गया, नीचे की ओर। कुछ वैसी संरचना का निर्माण होगा, बोल नहीं रहे। इससे जो जहां स्थिर वाला अरे भाई इधर भी भ्रंश हो सकता है ना, तो ऐसे हो जाएगा, बोल नहीं रहे। इधर भी अगर भ्रंश हो गया तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इधर भी नीचे को शिफ्टिंग हो गई और इधर भी नीचे को शिफ्टिंग हो गई, बोल नहीं रहे। तो कुछ इस तरह की संरचना बनेगी। जो ढाल वाले इलाके बन रहे हैं उनको हम लोग बोलेंगे रिफ्ट वैली। क्या बोलेंगे बेटा, रिफ्ट वैली। और ये जो ऊंचाई वाला इलाका दिख रहा है, ये ऊंचा नहीं है, ये तो अपने ही स्थान पे है, लेकिन सापेक्षिक रूप से देखने पे ऊंचा लग रहा है, बोल नहीं रहे। ये बन गया ब्लॉक माउंटेन, यानी भ्रंश पर्वत का निर्माण, बोल नहीं रहे। जब भ्रंश पर्वत बनेगा तो वैली कैसे बनेगी बेटा, रिफ्ट वैली बनेगी। रिफ्ट वैली कैसे बनती है, आसपास के भूभाग स्थिर रहें, बीच का भूभाग नीचे की ओर धंस जाए। क्लियर है। और ऐसा कई स्थानों पे हो। ये पर्वत जैसा दिख रहा है ना, ऐसे पर्वत को क्या कहते हैं हम लोग, ब्लॉक माउंटेन, या कहते हैं ब्लॉक पर्वत। लिख लें। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जिसमें नंबर 1, थोड़ा सा ध्यान से बेटा हम जो बोलेंगे सुनिएगा, पहले सुन लीजिए फिर लिखिएगा। आसपास का भूभाग स्थिर रहे, बीच का भाग नीचे की ओर धंस जाए। एक तो ये इलाका हो सकता है, बोल नहीं रहे। एक दूसरा हो सकता है बीच का भाग स्थिर रहे, आसपास का ऊपर उठ जाए। नहीं समझ पा रहा बेटा, है क्लियर नहीं हो रहा है। इसमें क्या हुआ था, इसमें आसपास का स्थिर रहा, बीच का नीचे चला गया। एक दूसरी भी कंडीशन हो सकती है, बीच वाला स्थिर रहे, ऊपर। क्लियर है बेटा। तो अभी हम लोग पहली कंडीशन पे बात कर रहे हैं, कंडीशन नंबर 1। तो आप भी डायग्राम पहले बना लो, फिर हम लिखवाते हैं। इधर ओवरलैप कर रहा है तो इसको थोड़ा अलग ही दिखाइएगा। ठीक है बेटा। देखिए, आंतरिक भू संचालन की ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, आंतरिक भू संचालन की
ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि आसपास का भूभाग स्थिर रहे तथा मध्य का भूभाग नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाए। नीचे की ओर क्या हो जाए बेटा? स्थानांतरित हो जाए। इससे ब्लॉक माउंटेन यानी भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है। साथ ही रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। रिफ्ट घाटी का या रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। कोई रिफ्ट वैली का उदाहरण है भारत में? हाँ बिल्कुल है। जो नर्मदा नदी प्रवाहित होती है भारत में, वो रिफ्ट वैली से प्रभावित है। अब भारत का भूगोल पढ़ेंगे बेटा तो ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन अभी बस उदाहरण लेके काम चलाइए। वहीं लिख लीजिए ब्रैकेट में, नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से प्रवाहित होती है। तो रिफ्ट घाटी का मतलब समझ ही रहे हैं, आसपास का भूभाग स्थिर होगा, बीच का भूभाग नीचे की ओर धंस जाए। बोले बेटा? तो जो घाटी बनेगी उसको क्या बोलेंगे? रिफ्ट घाटी। और बीच का भाग स्थिर रहे, आसपास का नीचे चला जाए, तो बीच वाला भाग ब्लॉक माउंटेन कहलाएगा। दोनों मिला जुला के एक ही घटना है ना बेटा? दूसरी कंडीशन, मध्य का भाग स्थिर रहे। डायग्राम पहले लिख लो फिर डायग्राम बनाते हैं। मध्य का भाग स्थिर रहे, आसपास का भूभाग ऊपर की ओर उठ जाए। ठीक है? तो अब की बार कंडीशन भी वही होगी। बोले बेटा? लेकिन वहां अगल बगल वाला स्थिर था, यहाँ बीच वाला क्या होगा बेटा? स्थिर होगा। बोले? और ये कहाँ हो गया? ऊपर की ओर। और ये कहाँ चला गया? ऊपर की ओर। बोल नहीं रहे? ये ऊपर हो गया और ये ऊपर हो गया। और जाहिर सी बात है, यहां भी अगर स्थिर हो गया तो डिजाइन कैसे दिखेगी अभी हम बना रहे हैं आपको। तो ये बीच वाला जो स्थिर वाला इलाका होगा, ये रैंप वैली कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? रैंप वैली। क्लियर है? अरे अभी नहीं बेटा, थोड़ा रुकिए, थोड़ा पूरा देख लीजिए तो ज्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ भी डिजाइन तो कमो बेश वही बनेगी, बस ये है कि जहां ऊपर था वहां नीचे, जहां नीचे था वहां ऊपर लिखना पड़ेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये हो गया तो आप बोलो कुछ ऐसा। बोले बेटा? ये क्या है? स्थिर। ये क्या है? स्थिर। और उधर जगह नहीं है ना, तो वहां भी लिखे होते स्थिर। ठीक है? और ये कहाँ हुआ? ये अपलिफ्ट हो गया। तो ये भी तो पर्वत बना, ऊपर उठ के भी बना। और आसपास का भूभाग अगर नीचे चला गया तो बीच का तो ऊपर दिखेगा ही। तो ये जो पर्वत बनते हैं, इनको हम लोग हॉर्ज पर्वत कहते हैं, जिसमें आसपास का भूभाग स्थिर हो और बीच का भूभाग ऊपर हो जाए। बोल नहीं रहे हैं? तो पर्वत यहां भी बनेगा, लेकिन इसको हम लोग ज्योग्राफी में भ्रंश पर्वत का एक प्रकार है जिसको कहते हैं हॉर्ज पर्वत।
ये भी भ्रंश पर्वत ही कहलाता है, लेकिन भ्रंश पर्वत बनने की प्रक्रिया का थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लियर है बेटा? और इससे भी घाटी बनेगी, बोले, लेकिन इससे जो घाटी बनेगी वो रैंप वैली कहलाएगी। क्लियर है? क्या कहलाएगी बेटा? रैंप वैली। डायग्राम बनाइए। रैंप वैली का कोई उदाहरण है भारत में? देखो, वैली अगर होगी तो वहां एक नदी होगी। रैंप वैली का बहुत सुंदर उदाहरण है बेटा ब्रह्मपुत्र नदी। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो रैंप वैली से प्रभावित होती है। इसका मतलब है वो स्थान वहीं रह गया है, उसके आसपास का भूभाग ऊपर को उठ गया। क्लियर है बेटा? एक नीचे कमेंट लिख लो बेटा, ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी से। अरे ये तो भैया जी पूछा गया है, तो विकल्प में से काहे नहीं याद कर लिए? ये तो पीसेस में निरंतर पूछा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी से प्रवाहित होती है। अच्छा, रैंप कहीं और सुना है? आपकी एक परेशानी और मुझे दिखती है बेटा, वो परेशानी ये है कि अपना आंख कान खुला नहीं रखते। अच्छा, प्राइमरी स्कूल पे गए हो किसी? देखे हो कोई प्राइमरी स्कूल? देखिए, इनको याद आ रहा है। तो प्राइमरी स्कूल पे वो हेडमास्टर जब एक कुछ कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो एक बार मैंने पूछा कि क्या बनवा रहे हैं, उनका रैंप बनवा रहे हैं। रैंप नहीं समझते? जैसे कुछ लोग अपने घर की जो नींव है थोड़ी ऊंची रखते हैं धरातल से, तो गाड़ी वाड़ी चढ़ाने के लिए कुछ बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रैंप। कितना सुंदर और कितना सटीक शब्दों का प्रयोग किया गया। जो बीच का स्थान है, मूल स्थान है, वो तो लेवल पे है, एक ऊंचाई बढ़ा दी गई। तो नीचे से ऊपर की ओर जाने के लिए जो आर्टिफिशियल ऊंचाई हुई है उसको रैंप बोलते हैं। तो प्राइमरी स्कूलों में आजकल हर स्कूल में रैंप बना हुआ है, क्योंकि प्राइमरी विद्यालय की भी जो नींव है अगर ऊंची है, ऊंची ही बनाई जाती है। तो एक बच्चा जो हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, वो ऊंचाई पे सीढ़ियों पे कैसे चढ़ेगा? तो उसके लिए फिर आप देखते हो ना, एक पैसेज बना दिया दोनों तरफ रॉड पकड़ने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? रैंप। तो रैंप अगर वो समझते हैं तो मुझे लगता है ये भी रैंप समझिए। बीच का नीचे का भाग स्थिर रहता है, ऊंचाई की ओर आप जा रहे हो तो रैंप उसको कहते हैं। तो बीच का भाग अगर नीचे है, जहां है वहीं है, और आसपास की ऊंचाइयां बना दी गई तो वो रैंप कहलाता है। क्लियर है बेटा? अब उदाहरण लिखना होगा। हाँ, भ्रंश पर्वत के उदाहरण। और एक बात ध्यान रखना, जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही नहीं है, जितना मुझे याद है मैं उतना बोल रहा हूं, लेकिन मुझे ठीक ठाक याद है ना? काम आपका चल जाएगा। पहला लिखिए, वासजेस। सुना हुआ नाम है? एक बेटा गलती आप लोग कर रहे हो, प्लीज उसको मत दोहराइए। पेपर नहीं देख रहे हो आप, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप पेपर नहीं देख रहे हो पीसीस का। अगर पेपर देख रहे, मैंने कहा था ना, एक तो सॉल्ट पेपर मार्केट से खरीद लीजिए, 10 साल 15 साल का, एक दिन में एक पेपर देखिए, तो भी 10 दिन में निपट जाएगा ना? बोल नहीं रहे हैं? और वो आपको सबसे वाहियात काम दिख रहा है। ये वाला जो कर रहे हो आप, ये सबसे जरूरी काम है। जितना जरूरी है इससे कहीं ज्यादा जरूरी हुआ है। एक पेपर ले लीजिए, सॉल्ट पेपर किसी भी प्रकाशन का ले लीजिए,
अरे कम से कम ABCD में उत्तर तो बता ही देगा ना कौन सा उत्तर है। व्याख्या जाए भाड़ में, वो व्याख्या अपने घर रखे रहे। क्योंकि आजकल देख रहे हो सॉल्व पेपर जो आ रहा है उसमें उत्तर भी दे रहा है, उत्तर की व्याख्या दे रहा है, आधे आधे पेज की व्याख्या। यहाँ क्या झक मारने बैठे हैं, अगर वही व्याख्या बताने लगे तो हम लोगों का क्या काम है। और वो अंड बंड व्याख्या बताते हैं जिससे कोई लेना ही देना नहीं रहता। तो आप एक सिंपल सा बेटा 100-200 रुपए वाला एक सॉल्व पेपर खरीद लो, कह दो हमको कोई व्याख्या व्याख्या नहीं चाहिए, बस हमको क्वेश्चन चाहिए 20 साल का। कितना मोटा होगा बेटा। ये तो जानबूझ के उसको हेल्दी करते हैं कि खूब व्याख्या व्याख्या करके छांट छांट के अलग अलग पेज वेज ज्यादा रहेगा तो पैसा वैसा ज्यादा दोगे ना। मेंस वाला सॉल्व पेपर कितने का मिलता है? 20 रुपया का। क्यों? तो रहता ही इतना सा, तो कितना लोगे भाई पैसा। खरीद लीजिए बेटा, बार बार कह चुके हैं, अच्छा नहीं लगता। एक सॉल्व पेपर रख लीजिए, 1 साल में एक पेपर, आंखों की चमक बढ़ जाएगी। जैसे ही आप देखोगे अरे ये तो वही वाला है ना, एकदम निर्विकार भाव से देख रहे हैं, वाह जे तो दिखा ही नहीं आज तक। आपके थीसिस में पूछा गया भैया जी। और मुझे बहुत गर्व है कि जिस साल मैंने इसको लिखाया उसी साल पूछा। तो एक टीचर के रूप में ये सब अच्छा लगता है ना बेटा, जब आप जिस चीजों पर चर्चा करें, कंपटीशन की चीजें दिखने लगे। तो भ्रंश पर्वत एक दो ठो है, लेकिन टीचर जिस पे बात करता है वही अगर परीक्षा में दिखता है तो कोई वजह होगी तब टीचर बात करता है। आखिर इतने ढेर सारे भ्रंश पर्वत में से कुछ ही क्यों बात की जा रही है, कोई वजह तो होगी। वो वजह आपको समझ में आए तो बड़ा अच्छा है। ये फ्रांस में है बेटा। वॉसिस कहाँ है बेटा? फ्रांस में। लिख लें, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में है। वेरी गुड। इसका नाम खाली फॉरेस्ट है भैया, ये पर्वत है, ठीक है। साल्ट रेंज, साल्ट रेंज कहाँ है? पड़ोसी में, पट्टीदार के यहाँ है, पाकिस्तान। ठीक है बेटा, आगे लिखिए। सियरा नेवादा, फिर आया ना सियरा नेवादा। अच्छा वो स्पेन वाला लिखिए कि नहीं, उधर वाली पर्वत में सियरा नेवादा और पिरेनीज, मैंने दो बोला था, दोनों लिखा है ना। फिर आया ना सियरा नेवादा, बोले। अब लिखें USA, USA। हाँ, इसका एक खासियत है वो जरूर लिखें, सबसे विस्तृत भ्रंश पर्वत है, सर्वाधिक विस्तृत भ्रंश पर्वत है। हार्ज पर्वत, हार्ज कैसे बनते हैं बेटा हार्ज पर्वत? दो स्थिर भूभाग के बीच का एक भाग ऊपर की ओर उठ जाए, है ना बेटा। यानी अगल बगल का भूभाग स्थिर रहे और बीच का भूभाग ऊपर की ओर उठ जाए, तो क्या हार्ज पर्वत। अब कोई पूछे रैम घाटी की परिभाषा बताइए। आसपास का भूभाग स्थिर रहे, बीच का भूभाग सॉरी आसपास का भूभाग क्या रहे बेटा, ऊपर उठ जाए और बीच का भूभाग वही स्थिर हो जाए, तो घाटी क्या बनेगी? रैम। इसी को देख के परिभाषित कर सकते हो, पर्वत को भी और वैली को भी। क्लियर है बेटा। हार्ज पर्वत कहाँ है बेटा? जर्मनी में। हो गया। अब हेडिंग बना लीजिए अवशिष्ट पर्वत, क्योंकि निर्माण का कोई प्रकार ही नहीं है बेटा, इसमें बहुत माथापच्ची नहीं करनी है, कुछ उदाहरण पे बात करनी है। अवशिष्ट पर्वत लिखें। बच्चे बड़े नाराज हो जाते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत नहीं बताए, बताएंगे भी नहीं, क्योंकि अभी तक क्या ज्वालामुखी पढ़ रहे थे, झक मार रहे थे, ज्वालामुखी पर्वत ही तो पढ़े। तो मुझे लगता है उसको पढ़ ही चुके हैं बेटा, ज्वालामुखी पर्वत जब बैल कॉलेज हम लोग पढ़ रहे थे तो दुनिया भर के ज्वालामुखी पर्वत ही तो पढ़े, वो हो गया है बेटा।
यानी अब रह गया था हम लोग का बलित पर्वत, ब्लैक माउंटेन और अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट को लिख लो बेटा। सभी प्रकार के पर्वत एक लंबी अवधि के उपरांत अपरदित हो जाते हैं, टूट फूट हो जाती है। तथा पर्वतों के बचे खुचे अवशेष के रूप में रह जाते हैं। पर्वतों के बचे खुचे अवशेष के रूप में रह जाते हैं, जिन्हें हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। क्लियर है? यह निर्माण का कोई प्रकार नहीं है, वरन निर्मित पर्वतों के अवशेष के प्रकार है। ठीक है, तो उदाहरण ही बेटा जरूरी है, उदाहरण पे फोकस करते हैं। एक तो भारत का ही है, वहीं से शुरुआत करिए। काहे डर रहे हो भैया? अरावली जोर से लिखिए, बोलिए अरावली। हाँ, इसकी अब ये लिखाना पड़ेगा कहाँ है, किस देश में है। नहीं, महान अगर महानता दिखाएं तो बोलिए साहब वो भी लिखा दें। अरावली के बारे में कहा जाता है भारत की तो सबसे प्राचीन है ही है, ये दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत अवशिष्ट पर्वतों में से एक है ना बेटा। आगे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। घाट को इंग्लिश में घाट ही लिखेंगे। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, अजंता एलोरा। थोड़ा बाहर निकला जाए भारत के तो लिख लें यूराल। यूराल है तो रशिया में है, लेकिन इसको कहा जाता है, अब तो जो टूट के अलग हो गए सब उसमें चले गए, कहा जाता है यूरोप और एशिया को पृथक करने वाले एक डिवाइडिंग लाइन है ये। कौन बेटा? यूरोप, ये है ना। इसी को माना जाता है दिस इज लाइन ऑफ डिमार्केशन, जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। लिख लें, इसे हम एशिया तथा यूरोप के मध्य की विभाजक रेखा भी कहते हैं। हाँ, एक और बेटा लिख लो, मोनेग्नॉक, यूएसए। ठीक है बेटा। और एक चौथा हेडिंग तो बना ही लो, ज्वालामुखी पर्वत। याद रहे कि वो भी है, पढ़ना भैया, ज्वालामुखी पर्वत। तो क्या लिखें इसमें? फिर से शुरू किया जाए, वही एटना उठना शुरू किया जाए? नहीं, तो अब अपने हिसाब से आप उसको चिन्हित कर लें, हो चुका है, हो गया है, पढ़ चुके हैं, जो भी चाहें। ठीक है बेटा, तो आज यहीं तक, कल मिलते हैं बात। थैंक यू बेटा।